Hello guys, welcome back. In today's video, we are talking about the Charter of 1753. But before that, we need to study the timeline between 1726 to 1753 with some case laws. Why these case laws are important? तो देखो हो क्या रहा था कि जो पीरियड था 1726 से लेके 1753 का, इसके बीच में जो मेयर्स कोर्ट था और गवर्नर एंड काउंसिल था, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहे थे एंड बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे थे चीज़ों को लेकर. मोस्टली क्या चीज़, जैसे इन दोनों के बीच में जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था. दोनों अपने आप को सुपीरियर मानते थे इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. मतलब कि साथ काम करने की जगह एक दूसरे को इंडिपेंडेंट मानते थे और ये मानते थे कि हम ऊपर है तुम नीचे हो. इट्स काइंड ऑफ अ दैट वे. इसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे थे. और ये जो केसेस है ना, ये वही केसेस है जो डिस्प्यूट्स के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से क्या फैक्ट्स अराइज हुआ था, मेयर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था एंड गवर्नर काउंसिल ने क्या जजमेंट दिया था. अब ये जो केसेस है ये एज एन अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही. अपार्ट फ्रॉम दैट ये इम्पोर्टेंट है कि अगर एग्जाम में लिख कर आते हो तो बढ़िया मार्क्स मिलते हैं. सिंपल सी बात ये है. तो पॉज करो, इनको जहाँ पे अगर नोट्स बना रहे हो वहाँ पे लिखो. और 3 और केसेस ये हैं और एग्जाम में लिख कर आना. और अंडरस्टैंडिंग पर्पस से इतना समझो कि जो मेन रीजन था क्या क्लैशेस का, किसके बीच में, काउंसिल, गवर्नर एंड काउंसिल के बीच में एंड मेयर्स कोर्ट के बीच में, इज दैट कि दोनों के अपन एक दूसरे को सुपीरियर मानते थे और एक्ट करते थे इंडिपेंडेंटली, रेदर वो एक साथ काम करने के लिए एज एन कॉम्प्लीमेंट्री अथॉरिटीज का. और ये जो रीजन है, ये एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से जो चार्टर ऑफ 1753 था वो इन्फोर्स हुआ था. देखो मैंने बताया था कि वो वन ऑफ द रीजन है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या रीजन है, अगर तुम उसको लिख रहे हो तो यहाँ ऑल्सो वाला जो पॉइंट है इसके बाद तुम केस लॉस डाल सकते हो. इट विल बी अ वेरी गुड आंसर अगर चार्टर ऑफ 1753 का क्वेश्चन आता है तो जो चार्टर ऑफ 1753 का था, दूसरा रीजन ये था इसको इंट्रोड्यूस करने का कि 14 सितंबर 1746 के अंदर बैटल ऑफ मद्रास जो है वो टुक प्लेस करी गई थी. किसके बीच में? फ्रेंच के बीच में. फ्रेंच ने क्या करा था, कैप्चर कर लिया था सिटी ऑफ मद्रास को और उसको सीज ऑफ मद्रास भी बोलते हैं और बैटल ऑफ मद्रास भी बोलते हैं. ये जो ऑक्यूपेशन था ना, मतलब जो उसने कैप्चर करा था, ये लास्ट करा था अबाउट 3 इयर्स के लिए और जो कि 1746 से लेके 1749 तक चला था. इन अगस्त 1749 ब्रिटिश ने क्या करा, सक्सेसफुली रिकैप्चर कर लिया किसको, मद्रास को. किससे? फ्रेंच से. अब ये जो पीरियड था ना 3 सालों का, इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑफ मद्रास जो था वो कम्प्लीटली अबॉलिश हो गया था. मतलब जो ये मेयर्स कोर्ट वगैरह की जितनी भी फंक्शनिंग वगैरह थी, जो भी चल रही थी, जो इनिशियली इस्टेब्लिश करी गई थी इंग्लिश क्राउन के थ्रू, वो सब कम्प्लीटली अबॉलिश होते जा रहे थे. और इसी वजह से ऑल्सो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि जैसे क्लैशेस जो हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे मेयर्स कोर्ट के बीच में एंड गवर्नर एंड काउंसिल के बीच में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे. सिचुएशंस जो है वो बहुत ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आ गई थी, समझ नहीं आ रहा था, इफेक्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. तो इन्हीं सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए कंपनी को लगा कि उनको एक नए चार्टर की ज़रूरत है एंड दे वेंट किसके पास, किंग जॉर्ज सेकंड के पास. वो जाते हैं किंग जॉर्ज सेकंड के पास, उसको बोलते हैं कि भाई हमें नया चार्टर दे क्योंकि सब कुछ खराब सराब हो गया है और हमें चाहिए नया चार्टर. तो इसलिए मेयर्स कोर्ट को, मतलब कि किंग जॉर्ज सेकेंड जो थे, उन्होंने एक नया चार्टर निकाला, चार्टर ऑफ 1753. अब ध्यान रखना कि एक रॉयल चार्टर है ये. चार्टर ऑफ जो 1753 है एक रॉयल चार्टर है और इसने मद्रास के अंदर के स्पेसिफिक रिफॉर्म्स करे. अलॉन्ग विद दैट ये सिर्फ मद्रास पे एप्लीकेबल नहीं था, बाकी के जो अदर प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, बॉम्बे एंड कलकत्ता, उन पे भी एप्लीकेबल था. प्रोविजंस ऑफ चार्टर 1753. जो चार्टर ऑफ 1753 था उसने सबसे पहला काम क्या करा था, रीऑर्गेनाइजेशन करा. किसका? मेयर्स कोर्ट का. कहाँ पर? मद्रास के अंदर, एज वेल एज जो अदर प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, कलकत्ता एंड बॉम्बे, उन दोनों के अंदर भी. इस चार्टर के अंदर अगर तुम सब कुछ भूल जाओ तो एक की पॉइंट, एक की प्रोविजन ये याद रखना कि जो चार्टर ऑफ 1753 था, इसने क्या करा, मोस्ट ऑफ द पावर, मतलब सारी की सारी जो पावर्स थी वो किसको दे दी थी, गवर्नर एंड काउंसिल को. इसने डिक्लेयर करा था मेयर कोर्ट को सबऑर्डिनेट किसके, गवर्नर एंड काउंसिल के. ऑल्सो जो एल्डरमैन थे उनको अब कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर एंड काउंसिल. और जो मेयर है उसको भी कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर एंड काउंसिल. हालांकि जो मेयर है उसको अपॉइंट करा जाएगा जब एल्डरमैन 2 नाम जो है सबमिट करेगा एवरी ईयर, और उन नामों के बीच में से, उन 2 नामों में से एक जो है सिलेक्ट करा जाएगा गवर्नर एंड काउंसिल
के द्वारा और उसको बना दिया जाएगा मेयर। पहले कौन करता था? एल्डरमैन करते थे। अब मेयर कोर्ट जो है, मैंने पहले भी बोला कि उसको डिक्लेयर कर दिया क्या? सबऑर्डिनेट गवर्नर एंड काउंसिल के। अब तुम ध्यान से देख रहे हो तो स्टार्टिंग के जो केस लॉस थे उनके अंदर मेन इशू क्या था कि नेटिव्स को किस तरीके से रूल करा जाएगा, उनके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे। दूसरी चीज, वो ओथ किस तरीके से लेंगे, तो उसी से रिलेटेड जो है मेन केसेस थे। तो इस चार्टर ने क्या करा है? एक्सक्लूड कर दिया किसका? जो कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन था किसके ऊपर? नेटिव्स के ऊपर। तो मेयर इस चार्टर ने कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दिया कि जो मेयर्स कोर्ट का जो कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन है वो नेटिव्स के ऊपर लगेगा ही नहीं। वो अपने लफड़े, उनके जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो आपस में सुलझाएंगे अनटिल अनलेस दोनों पार्टीज एग्री करती है कि नहीं हमें कोर्ट के पास जाना है हमारे डिस्प्यूट के डिटर्मिनेशन के लिए। तो कोर्ट के पास आएंगे, बोलेंगे हमारा ये डिस्प्यूट है, आप इसको डिटरमाइन करो। सो बेसिकली जो नेटिव्स थे वो गवर्न होते खुद से, उनके खुद के लॉज एंड कस्टम्स इन सिविल मैटर्स अनटिल और अनलेस वो क्या करते हैं? एग्री करते हैं और कोर्ट के पास जाते हैं कि तुम डिटरमाइन करो भाई हमारे डिस्प्यूट को और हमें एक जजमेंट दो। इस अकॉर्डिंग इस चार्टर ने एक प्रोविजन बनाया था ओथ के रिगार्डिंग। स्टार्टिंग में मैं देखा कि केसेस थे ओथ से रिलेटेड कि जो नेटिव्स है वो काउ की ओथ ले रहे थे, कोई कोई गीता की ओथ ले रहे थे, इससे रिलेटेड केसेस थे। तो चार्टर ने क्या करा? प्रोविजंस बनाए ओथ से रिगार्डिंग। क्रिश्चियंस के लिए इन्होंने प्रोविजन फॉर एविडेंस ऑन ओथ बाय क्रिश्चियंस, और एज फार एज इंडियंस के लिए इन्होंने बोला कि जो भी मैनर में जो ओथ है वो उनके ऊपर बाइंडिंग होगी ना, उस मैनर में वो ले सकते हैं। अगर उनको गीता की बाइंडिंग ओथ लगती है एंड उनके लिए वो सुपीरियर है तो उनके ऊपर गीता की ओथ लगेगी। ऑल्सो द मेन थिंग दैट दिस चार्टर डेड, कि सबसे मेन चीज इस चार्टर ने क्या करा? एक और कोर्ट सिस्टम क्रिएट करा, दैट इज कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट। हर एक प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर इसने कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट बनाया। कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट क्या थे? ये एक पैटी कोर्ट्स थे जो कि पैटी केसेस जो है उनसे डील करते थे, अप टू 5 पगोडास बेसिकली। 5 पगोडास बेसिकली, पगोडास क्या होते हैं? करेंसीज होती है। जैसे अभी अभी रुपीज है ना अपने यहाँ 5 रुपीज, तो रुपीज नहीं, उस टाइप पे पगोडास बोलते थे उस चीज को। तो जो पैटी केसेस होते थे उनसे कौन डील करता था? कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट। और इसको क्यों बनाया गया? कि इफेक्टिव मैनर में फटाफट काम हो सके। अब कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट को चार्टर ऑफ 1753 के थ्रू एस्टेब्लिश करा गया। ये न्यू कोर्ट्स थे और इनको हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में सिविल केसेस को डील करने के लिए बनाया था, अप टू 5 पगोडास। अगर 5 पगोडास से ज्यादा एक्सीड होता था तो कहा जाता था मेयर्स कोर्ट के अंदर। मेन रीजन क्या था? कि चीप एंड क्विक जस्टिस मिल सके वहां के लोगों को। अमाउंट मैंने बता ही दिया, 5 पगोडास। अब कोरम एंड टाइमिंग क्या होता था? तो ये जो कोर्ट था ना, ये वंस इन अ वीक बैठता था और इसका जो कोरम था ना वो स्विच होता रहता था। देखो, एक कमीशन होता था जो कि 8 to 24 लोगों का होता था। अब ये जो कमीशन है, ये कमीशन के अंदर से 3 लोग जो है रोटेशन वाइज बैठते थे किसी भी केस को सुनने के लिए। हर एक कोर्ट सेटिंग डे पे जो वंस इन अ वीक होती थी उसके अंदर हर एक कोर्ट सेटिंग डे पे ये जो 3 कमीशन के लोग थे वो रोटेशन वाइज बैठते थे और डिसाइड करते थे इस केस को। अब ये जो कमीशन है इसको फर्स्ट फॉर्म करा गया था। तो जब इसको फर्स्ट फॉर्म करा था 8 to 20 लोग जो है इनको अपॉइंट करा था किसने? गवर्नर एंड काउंसिल ने। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद इलेक्टिव मैनर में होता था कि उसके बाद क्या 8 to 20, एंड ये जो 8 to 20 मेंबर्स थे ना, इनमें से हाफ ऑफ द मेंबर्स जो थे वो रिक्वायर्ड थे कि वो हर साल रिटायर होते थे। एंड जो वैकेंसी आती थी उसको फिल करने के लिए एक सिस्टम ऑफ बैलेट होता था, मतलब कि जो वोटिंग टाइप का होता है उस टाइप में एक सिस्टम ऑफ बैलेट होता था जिसके अंदर सीक्रेट एंड रैंडम मैनर में वोटिंग होती थी और उससे इलेक्ट करा जाता था बिना, मतलब इम्पार्शियल सिलेक्शन होता था बिना किसी बायसनेस के। हर एक चार्टर की एक लिमिटेशन होती है, तो इसकी भी थी। तो इसकी क्या थी कि इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट नहीं बचा था कुछ, कि कोर्ट जो है हेवीली कंट्रोल्ड बाय थे किसके? गवर्नर एंड काउंसिल के। दूसरी चीज ये कि एक्सक्लूजन हो रहा था किसका? इंडियंस का फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। नेटिव्स को मैंने तुम्हें बताया कि इंडियंस को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया था until or unless वो खुद मानते थे कि भाई हमारा केस तुम आओ डिटरमाइन करो। और जुरिस्डिक्शन जो था इसका लिमिटेड था, कहाँ तक? प्रेसिडेंसी टाउन तक। प्रेसिडेंसी टाउन के बियॉन्ड अगर कोई चीज हो रही है तो उसके लिए किस तरीके से रूल करेंगे? कोई अगर कोई भी ग्रीवियस रिड्रेसल नहीं था उस चीज के लिए कि हाँ भाई कौन डिस्प्यूट सॉल्व करेगा, किस तरीके से होगा, ये सब चीजें। तो अगर इन कंक्लूजन अगर अपन बात करते हैं तो चार्टर ऑफ 1753 जो है वो फुल पावर दे रहा था किसको? गवर्नर एंड काउंसिल को। किस मैटर में? जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर में। और इसने क्या करा? स्टैब्लिश करा एक कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, जो कि एक बहुत अच्छा काम है, हैंडल करता था जो कि सिविल केसेस को, और वो 5 पगोडास तक ही हैंडल करता था। अपार्ट फ्रॉम अगर 5 पगोडा से ज्यादा कोई भी केस आता था तो वो कहाँ पे जाता था? मेयर्स कोर्ट के पास जाता था। और जो अपील सिस्टम था वो पहले ही था कि मेयर्स कोर्ट से जो अपील थी वो कहा जाती थी गवर्नर एंड काउंसिल के पास। और अगर गवर्नर एंड काउंसिल से जो अमाउंट है अगर वो एक्सीड हो रहा है 1000 पगोडास के अबव एक्सीड हो रहा है तो अपील डायरेक्टली कहा जा सकती थी किंग एंड काउंसिल के पास इन इंग्लैंड। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।